गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्याज दर। इसमें हम देखेंगे कि क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और केनीजियन थ्योरी ब्याज के संदर्भ में क्या कहती हैं। सबसे पहले हम ब्याज की डेफिनेशन और इसकी मीनिंग देख लेते हैं। ब्याज का अभिप्राय उस मौद्रिक भुगतान से है जो ऋणदाता को ऋणी से ऋण के प्रयोग के बदले में प्राप्त होता है। ठीक है। अगर और भी साधारण बात हम करें तो यह कह सकते हैं राष्ट्रीय आय का वह भाग जो पूंजी के प्रयोग के बदले पूंजीपतियों को, ठीक है, किसके प्रयोग के बदले, पूंजी के प्रयोग के बदले, ठीक है, किसको, पूंजीपतियों को दिया जाता है, वह ब्याज कहलाता है। सेलिगमैन के अनुसार ब्याज किसी पूंजी कोष के बदले में प्राप्त आय है। मार्शल की डेफिनेशन देखिए आप, किसी ऋणी द्वारा ऋण के प्रयोग के बदले में दिया गया भुगतान ब्याज कहलाता है। ठीक है, यहाँ ऋण के लिए बताया इन्होंने जो कि ऋणी को मिलता है। ऊपर हम देखते हैं पूंजी के प्रयोग के बदले में ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना। और आगे हम देखते हैं इसमें विस्तृत रूप से इस शब्द का प्रयोग पूंजी के बदले में दी गई रकम से लिया जाता है। ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत कहलाती है। आप और भी डेफिनेशन यहाँ देख सकते हैं। केन्स की डेफिनेशन देखिए आप यहाँ पे, इन्होंने ब्याज को विशुद्ध मौद्रिक घटना माना है। मौद्रिक घटना का मतलब क्या है कि ब्याज का निर्धारण मौद्रिक तत्वों के द्वारा होता है। ठीक है, ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए द्रव्य की तरलता के परित्याग का पुरस्कार है। यह वह कीमत है जो द्रव्य को नकदी के रूप में संचय करने की इच्छा तथा द्रव्य की पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करती है। यह द्रव्य स्वामियों के द्रव्य की तरलता पसंदगी का माप है। ठीक है, आप डेफिनेशन देखिए इसको, निश्चित अवधि के लिए द्रव्य की तरलता के परित्याग का पुरस्कार है। यानी अगर आपके पास में कैश है, लिक्विड फॉर्म है आपके पास में मनी, ठीक है, तरल, अब आप उसको किसी को तभी देंगे जब आपको इसके बदले में कुछ पुरस्कार मिलने की उम्मीद है। ठीक है, आप चूँकि त्याग कर रहे हो, और मान लीजिए मेरे पास में सब कुछ कीजिए, पैसा है, ठीक है, और मुझसे कोई पैसा लेना चाहता है तो मैं दूंगी नहीं, क्योंकि इससे क्या है कि मेरा कंजप्शन थोड़े से टाइम के लिए पोस्टपोन हो जाता है। ठीक है, मेरा उपभोग पोस्टपोन हो रहा है। ऐसी स्थिति में मुझसे अगर आप पैसा लेना चाहेंगे तो उसके बदले में आपको उस पैसे के का वो ब्याज आपको मुझे देना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी ताकि मैं अपने उपभोग को स्थगित कर सकूं, माने मैं ये सोच सकूं कि मुझे मेरा उपभोग स्थगित करना है। ठीक है, अगर हम ब्याज की बात करें तो यह पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान है और पूंजी प्रयोग के बदले में दिया जाने लगा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं सकल या कुल ब्याज व शुद्ध या निबल ब्याज। सकल ब्याज क्या है और शुद्ध ब्याज क्या है। अर्थशास्त्र में नॉर्मली हम जो ब्याज की बात करते हैं वह ब्याज वास्तविक या शुद्ध ब्याज होता है। ठीक है, और जब नॉर्मल बोलचाल में जब हम ब्याज की बात करते हैं तो वहाँ ब्याज का मतलब कुल ब्याज से लगाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं शुद्ध, निबल, असल या वास्तविक ब्याज। एक्चुअली में आपके ये 5 नंबर के 10 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि शुद्ध ब्याज और कुल ब्याज क्या होता है, इनमें अंतर, इनकी डेफिनेशन। ठीक है, तो आपको उस अनुसार इसको तैयार करना है। शुद्ध, निबल, असल या वास्तविक ब्याज। शुद्ध ब्याज कुल ब्याज का एक अंग मात्र है। ठीक है, यानी अगर मैं बात करती हूँ कि कुल ब्याज इतना है तो उसका सिर्फ एक निश्चित भाग आपका शुद्ध ब्याज कहलाता है। यानी उसमें और भी, कुल ब्याज में और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती है। वो कौन सी चीज़ें हैं, इसको हम अभी शुद्ध ब्याज की बात करते हैं। शुद्ध ब्याज में क्या है, यह कुल ब्याज का वह भाग है जो कुल ब्याज का केवल वह भाग है जो पूंजीपति को केवल पूंजी के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। ठीक है, पूंजीपति जो कि पूंजी लगा रहा है, ठीक है, और उसके पूंजी के प्रयोग के बदले में उसे दिया जाता है, वह ब्याज क्या कहलाता है, शुद्ध ब्याज कहलाता है। चैपमैन की परिभाषा देखिए, विशुद्ध ब्याज केवल पूंजी के प्रयोग का भुगतान है जब पूंजीपति को ऋण न चुकाए जाने का कोई खतरा न हो
और ना उसे उसकी वसूली के संबंध में कोई झंझट करना पड़ता हो, तब उसे सिर्फ पूंजी के प्रयोग मात्र के बदले में जो भुगतान प्राप्त होता है उसे ही विशुद्ध ब्याज कहते हैं। मार्शल के अनुसार भी केवल पूंजी के उपयोग के बदले में मिलने वाली रकम या केवल प्रतीक्षा के प्रतिफल के रूप में प्राप्त रकम वास्तविक ब्याज कहलाती है। अब आप यहाँ देखिए, शुद्ध या वास्तविक ब्याज केवल पूंजी के प्रयोग का प्रतिफल है। इसमें किसी भी अन्य प्रकार का जैसे जोखिम, प्रबंध व असुविधा का पुरस्कार सम्मिलित नहीं होता है। आगे हम देखते हैं सकल या कुल ब्याज। सकल ब्याज क्या होती है? वह समस्त भुगतान जिसमें वास्तविक ब्याज के अतिरिक्त, यानी वास्तविक ब्याज क्या हुआ? शुद्ध ब्याज। इसके अतिरिक्त जोखिम, असुविधा, प्रबंध आदि सेवाओं के पुरस्कार को भी सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। शुद्ध ब्याज तो हो ही गया, प्लस आप कीजिए इसमें जोखिम का प्रतिफल। जोखिम के प्रतिफल को 2 भागों में आप डिवाइड कर दीजिए, व्यक्तिगत जोखिम, आगे है प्लस कीजिए असुविधाओं का प्रतिफल। एक्चुअली में जब हम किसी को पैसा देते हैं तो उस पैसे को देने तक के टाइम तक हम उस पैसे के उपयोग से वंचित हो जाते हैं, हमें कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो वो जो असुविधाओं का जो हम सामना कर रहे हैं उसके प्रतिफल में हमें कुछ मिलना ज़रूरी होता है, वह भी क्या कहलाता है? वह भी इसमें आपके कुल ब्याज में सम्मिलित होता है। आगे है प्रबंध व ऋण व्यवस्था का प्रतिफल। चूँकि आप जब पूंजी का प्रबंध करते हैं किसी और को देने के लिए, तो उसके संबंध में भी आपको क्या है, अवार्ड मिलना ज़रूरी होता है। और साथ में जोखिम तो आप ले ही रहे हैं, आपको क्या पता कि आगे आपने जो पूंजी दी है वह आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो जोखिम भी इसमें सम्मिलित होती है। तो कुल ब्याज में आपके ये सारे तत्व सम्मिलित होते हैं। आगे हम इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। विशुद्ध ब्याज, और इसी के इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं, जो पूंजीपति को केवल पूंजी के प्रयोग के बदले में दी जाती है। जोखिम का पुरस्कार, जब ऋणदाता पूंजी उधार देता है तो उसे ऋण वापसी तक जोखिम उठानी पड़ती है। मार्शल ने जोखिम को 2 प्रकारों में विभाजित किया है, व्यावसायिक जोखिम और व्यक्तिगत जोखिम। व्यावसायिक है जो कि व्यवसाय की सफलता असफलता पर निर्भर करती है, और व्यक्तिगत जोखिम होती है जो ऋणी यानी जिसको हमने पैसा दिया है उसके चरित्र निर्णय। अगर मान लीजिए कोई किसी को आपने पैसा दिया, अगर वो पैसा आपको लौटाता ही नहीं है तो वो भी तो जोखिम ही तो है, आपको क्या पता कि वो पैसा देगा या नहीं देगा। तो ये व्यक्तिगत जोखिम में सम्मिलित होते हैं। आगे हैं पूंजीपति या ऋणदाता की असुविधाओं का प्रतिफल। ऋणदाता को ऋण की आवश्यकता के समय वापसी ना हो, या अनेक छोटी छोटी अनेक किस्तों में ऋण की वापसी हो, या ऋण वसूली के लिए बार बार तकाजा करना पड़े, या न्यायालय की शरण लेनी पड़े, तो बहुत सारी ये जो क्या है असुविधाएं हैं, इनके प्रतिफल के रूप में भी उसे कुछ ना कुछ प्राप्त होना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रबंध या ऋण व्यवस्था का पारिश्रमिक। ऋणदाता को ऋण के हिसाब किताब रखने के लिए बही खाता, मुनीम, गुमाश्ते, ऋण वसूली व तकाजा के लिए नौकर आदि पर व्यय करना पड़ता है। तो ये सब मिलाकर आपके क्या है, ये आपके कुल ब्याज में सम्मिलित होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं सकल ब्याज कैसे निकाला है आपने। शुद्ध ब्याज प्लस जोखिम प्रतिफल, असुविधाओं का प्रतिफल, प्रबंध का प्रतिफल, इसमें माइनस करेंगे अगर शुद्ध ब्याज निकालने के लिए, तो ये आपके आ जाएगा। ब्याज दरों की विभिन्नता के कारण क्या क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में पूंजी की पूर्ण गतिशीलता के कारण विभिन्न व्यवसायों में वास्तविक या शुद्ध ब्याज तो पूंजी की मांग एवं पूंजी की पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियाँ वास्तविक ब्याज दर को सभी प्रयोगों में समान स्तर पर ला देती हैं, पर वास्तविक जीवन में साधारण बोलचाल की भाषा के ब्याज में समय, स्थान, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक भिन्नता के कारण काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। ब्याज दरों में विभिन्नता के कारण आप देखें यहाँ पर व्यावसायिक जोखिम में अंतर। विभिन्न व्यवसायों में जोखिम में अंतर होता है। जिन व्यवसायों में ऋण देने या पूंजी लगाने में जोखिम अधिक हो तो उनमें ब्याज की दर ऊंची होंगी, जबकि कम जोखिम वाले उद्योगों में ब्याज की दर कम होती है। आगे है व्यक्तिगत जोखिम में भिन्नता। जिन व्यक्तियों का चरित्र उज्ज्वल, ईमानदार व विश्वसनीय होता है उनमें ऋण वापसी की जोखिम कम होती है, अतः ब्याज कम वसूल किया जाता है। आगे है ऋण अवधि। जितनी छोटी अवधि होगी उतनी ब्याज की दर कम होगी, अवधि ज़्यादा होगी तो ब्याज की दर ज़्यादा होगी। दूरी का अंतर। पूंजीपति के निवास स्थान के नज़दीक पूंजी विनियोग होने अथवा ऋण देने में ब्याज कम प्राप्त होता है।
ऋणी और ऋणदाता के बीच स्थान की दूरी जितनी अधिक होगी ब्याज की दर उतनी ही अधिक होगी। ऋण की उचित एवं पर्याप्त जमानत होने पर ऋण वापसी व ब्याज वसूली में कोई अनिश्चितता व जोखिम नहीं रहती है, अतः ब्याज दर कम होती है, जबकि जमानत के अभाव में ब्याज दर अधिक होती है। आर्थिक स्थिति। जिन ऋणियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है तथा जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं उनको दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर कम होती है, जबकि गरीब, दरिद्र व आर्थिक दृष्टि से कमजोर ऋणी से अधिक वसूल किया जाता है। असुविधा व प्रबंध में अंतर। जब ऋणदाता को ऋण देने व वसूली में कम से कम असुविधा की संभावना हो तथा उन ऋणों के प्रबंध की व्यवस्था पर कम ही व्यय की संभावना हो तो उन पर कम ब्याज लिया जाता है, जबकि असुविधा और प्रबंध व्यय अधिक होने की परिस्थिति में ब्याज की ऊंची दर से वसूल किया जाता है। ऋण उद्देश्य में भिन्नता। अनुत्पादक कार्यों जैसे कि प्रीतिभोज, विवाह, मृत्युभोज आदि में दिए गए ऋणों पर अधिक दर से ब्याज वसूल किया जाता है, जबकि उत्पादक कार्यों में दिए जाने वाले ऋणों पर कम ब्याज लिया जाता है। पूंजी की उत्पादकता अधिक होती है, उनमें पूंजी पर ब्याज उन व्यवसाय या उद्योगों से अधिक मिलता है जिनमें पूंजी की उत्पादकता कम होती है। आर्थिक विकास स्तरों में भिन्नता। जो देश आर्थिक विकास की दृष्टि से उन्नत होते हैं उनमें पूंजी निर्माण तीव्र गति से होने से पूंजी की पूर्ति अधिक होती है, अतः ब्याज दर नीचे रहती है, जबकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राष्ट्रों में पूंजी निर्माण व बचत की दर कम होने व मांग अधिक होने से ब्याज दरें अधिक होती है। भारत व अन्य पिछड़े राष्ट्रों में पाश्चात्य विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा ब्याज दर ऊंची होती है। बैंकिंग सुविधाओं में अंतर। जिन स्थानों पर बैंकिंग व अन्य वित्तीय संस्थाओं का अभाव होता है वहाँ ब्याज दरें उन स्थानों की अपेक्षा ऊंची होती है जहाँ पर्याप्त बैंकिंग व अन्य वित्तीय सुविधाएं प्राप्त हों। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में इस कारण भी ब्याज दरें ऊंची पाई जाती है। पूंजी की गतिशीलता में अंतर होने से भी ब्याज दरों में भिन्नता पाई जाती है। विकसित एवं उन्नत राष्ट्रों में पूंजी की गतिशीलता पिछड़े व अविकसित राष्ट्रों से अधिक होने के कारण पहले में ब्याज की दरें नीचे और दूसरे में ब्याज की दरें ऊंची होती हैं। आगे है व्यापार स्थिति भी ब्याज दरों को प्रभावित करती है। मंदी काल में ब्याज दरें घट जाती है, जबकि बूम पीरियड में ब्याज दरें आपके बढ़ जाती है, क्योंकि सर्वत्र लाभ कमाने की होड़ लगी रहती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आर्थिक प्रगति एवं ब्याज दरें। ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा है। आर्थिक प्रगति के समय देश में कृषि, व्यापार, उद्योग, यातायात, संचार आदि का तेजी से विकास, विस्तार एवं संवर्धन होता है। इससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पूंजी की मांग बढ़ती है, विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि उद्योग धंधों का विस्तार एवं विकास होता है। नई नई निर्माण योजनाएं हाथ में ली जाती है। जन कल्याण कार्यों पर सरकार सार्वजनिक ऋणों द्वारा अधिक व्यय करती है तथा अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों के विकास पर भारी मात्रा में विनियोग होता है। पूंजी की मांग आर्थिक प्रगति के कारण होती है, अतः मांग पक्ष ब्याज दर में वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। पर आर्थिक प्रगति के कारण लोगों की आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि से उपभोग में वृद्धि होने के बावजूद भी बचत करने की क्षमता एक निश्चित सीमा के बाद इतनी बढ़ जाती है कि पूंजी निर्माण तीव्र गति से होता है, अतः पूंजी की पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा तेज गति से बढ़ती है। इस प्रकार सामान्यतः आर्थिक प्रगति के कारण पूंजी की पूर्ति मांग की अपेक्षा तीव्र होने से ब्याज दर घटती है। आर्थिक प्रगति और ब्याज दर में प्राय विपरीत संबंध होता है। यही कारण है उन्नत राष्ट्रों में ब्याज की दरें पिछड़े राष्ट्रों की अपेक्षा कम होती है। भारत में पिछड़ा होने के कारण ब्याज की दरें ऊंची हैं। क्या ब्याज शून्य एवं ऋणात्मक हो सकती है? मिल के अनुसार आर्थिक प्रगति के साथ साथ पूंजी की पूर्ति की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ने के कारण ब्याज दर घटती है। अतः इसी संदर्भ में प्रोफेसर शुम्पीटर के मतानुसार स्थायी समाज में ब्याज की दर शून्य हो सकती है, जबकि फिशर के अनुसार तो ब्याज की दर शून्य एवं ऋणात्मक नहीं हो सकती है। सैद्धांतिक रूप से भले ही ब्याज की दर शून्य या ऋणात्मक होने की कल्पना की जा सकती है जब समाज पूर्णतः स्थिर हो या उनमें कानून एवं व्यवस्था का नितांत अभाव हो कि लोगों की बचत की रक्षा के लिए भुगतान लेने की बजाय देने की नौबत आ जाए और पूंजी की पूर्ति इतनी अधिक हो कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक हो जाए। वास्तव में प्रत्येक समाज गतिशील है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ प्राविधिक तत्व सक्रिय रहते हैं। उन्नतशील राष्ट्रों में बड़ी मात्रा में पूंजी निर्माण होने पर भी ये स्थिति देखने में नहीं आई कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाए और ब्याज की दर शून्य हो। मनुष्य की आवश्यकता अनंत है। मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति जब तक
संभव नहीं होती तब तक अग्र कारणों से ब्याज की दर शून्य या ऋणात्मक होना केवल कल्पना मात्र है। ब्याज की दर शून्य या ऋणात्मक न होने के कारण पूंजी संचय में मनुष्य को कुछ न कुछ कष्ट या त्याग करना पड़ता है। अतः ब्याज उस त्याग, प्रतीक्षा एवं कष्ट का प्रतिफल मात्र है। अतः ब्याज की दर ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती। दूसरा, पूंजी में उत्पादकता होती है। पूंजी के प्रयोग से उत्पादकता बढ़ती है। सामान्य पूंजी है। अतः व्यवहार में ब्याज की दर शून्य नहीं हो सकती क्योंकि पूंजी में सर्वाधिक गतिशीलता होती है। अतः कम उत्पादक कार्यों से उसे अधिक उत्पादक कार्यों में प्रयुक्त कर ब्याज दर को शून्य या ऋणात्मक होने से रोका जा सकता है। किन्स का तरलता जाल भी इस बात की पुष्टि करता है कि ब्याज की दर एक निश्चित सीमा के बाद नहीं गिरती हैं, क्योंकि लोगों में तरलता पसंदगी बढ़ जाती है। वे उधार देने के स्थान पर उसे अपने पास ही तरल रूप में रखना पसंद करते हैं। आपको किन्स का तरलता जाल सिद्धांत का अगर डायग्राम याद हो तो आप ये देखिए, यहाँ उसका जो मनी डिमांड है वह कर्व आप एक्स अक्ष के समांतर आगे बढ़ता हुआ जाता है। आप कह सकते हैं ये बढ़ता बढ़ता इस तरीके से चला जाएगा, लेकिन ये कभी भी एक्स अक्ष को टच नहीं करता है। यानी इससे क्या मतलब समझ में आता है कि ब्याज की दर मिनिमम हो सकती है, लेकिन ये कभी भी शून्य या आप कह सकते हैं कि नेगेटिव नहीं होती है। यह शून्य से ऊपर ही रहती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और अतः उत्पादन कार्य में पूंजी की उत्पादकता बनी रहने के कारण ब्याज दर शून्य नहीं हो सकती। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में प्राविधिकी तत्व विद्यमान रहते हैं, इस कारण से भी ब्याज की दर आपकी शून्य नहीं होती। ब्याज का औचित्य या ब्याज क्यों दिया जाए? अगर हम इसमें बात करें, ब्याज का स्वभाव न केवल कीमत का है बल्कि आय का भी है। जब पूंजीपति अपने धन को ऋण के रूप में कोषों के प्रयोग के रूप में ब्याज कीमत के समान है। जब पूंजीपति अपने पूंजी का प्रयोग या विनियोग आय उपार्जन के लिए करता है तो वहाँ पूंजी के प्रयोग से प्राप्त ब्याज आय है। इस प्रकार ब्याज क्या है? पुरस्कार या कीमत के अतिरिक्त पूंजी के स्वामी के लिए आय के तुल्य भी है। अतः उत्पत्ति के अन्य साधनों के प्रतिफल के समान ब्याज पूंजीपति के लिए कीमत और आय दोनों का स्रोत है। अब हम अगर देखें यहाँ अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज का क्या औचित्य है। सबसे पहले हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। कीमत के रूप में ब्याज का औचित्य इसलिए है कि बचत करने के लिए ब्याज प्रेरणा स्रोत है, पर केवल यही एकमात्र कारण नहीं है। बचत को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व भी हैं, पर ब्याज उनमें से एक है। ब्याज पूंजीगत वस्तुओं की मांग को उचित सीमाओं के अंतर्गत नियंत्रित करता है। ब्याज पूंजी के वितरण एवं राशनिंग का कार्य करता है। आय के रूप में ब्याज को उचित ठहराना उस हालत में उपयुक्त नहीं है जब समाज का पूंजीपति वर्ग केवल ब्याज खाने वाले निकम्मे व्यक्तियों की जमात बनकर कोई रचनात्मक कार्य नहीं करता है। ठीक है, पर जब पूंजीपति वर्ग अपने पूंजी का प्रयोग उत्पादन करने में करते हैं, उससे समाज में कई उपयोगी कार्य होते हैं। पूंजी के विनियोग से रोजगार एवं उत्पादन बढ़ाया जाकर आय प्राप्त की जाती है, तो यह औचित्यपूर्ण है। बी, समाजवाद के अंतर्गत ब्याज। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक किए जाते हैं। देश में सीमित पूंजी से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न विनियोग परियोजनाओं के बीच चुनाव के लिए प्रतिफल की एक प्रमाणित दर के आधार का सहारा लेना होता है। इसी प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर चोर दरवाजे से दूसरे प्रकार से भी प्रवेश करती है। सरकार देश के कुल साधनों का उत्पादन एवं उपभोग उद्योगों में वितरण करती है। जो भाग उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है वह फिलहाल उपभोग के स्थान पर पूंजी विनियोग पर लाभ के समान है। ये भी एक प्रकार से भविष्य के सुखी जीवन के लिए ब्याज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों में ब्याज का अस्तित्व है। ये हिसाब किताब व गणना का आधार तथा साधनों के उत्पादन कार्य में वितरण पर नियंत्रण रखने में सहायक है। कीमत के रूप में ब्याज औचित्यपूर्ण है, पर केवल आय के रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम क्लास लेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।